आपका खैर मकदम। पहले सुर्खियां। मेरठ तशद्दुद के मुतासरीन से नहीं मिल सके प्रियंका राहुल, इंतजामिया ने रास्ते में रोका, कांग्रेस ने लगाया तानाशाही का इल्जाम। मेरठ में तशद्दुद में हलाक अफराद के अहले खाना से कांग्रेस लीडर इमरान मसूद ने की मुलाकात, मुतासरीन को दिलाया मदद का भरोसा, मामले में जुडिशल इंक्वायरी और सरकारी इमदाद की मांग। कानपुर की यतीम खाना चौराहे पर हुए तशद्दुद का मामला, MIM यूथ जिला सदर समेत 31 नामजद अफराद के खिलाफ केस, 1200 नामालूम अफराद के खिलाफ भी केस दर्ज। मुसलमान सियासी रहनुमाओं और मौलवियों के हाथ में न दे अपनी लगाम, मौलाना कल्बे सादिक का मशवरा, कहा सेकुलर मिजाज हिंदू भाइयों के साथ मिलकर करें काम। कोहरे से थम गई रेल की रफ्तार, वाराणसी से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द, 9 घंटे ताखीर से पहुंची फर्रुख एक्सप्रेस। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने मेरठ में दाखिल होने से रोक दिया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एहतजाज के दौरान मेरठ से हलाक शुदगान के अहले खाना से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे। यूपी पुलिस ने दोनों को प्रतापपुर में ही रोक दिया। पुलिस ने शहर में दफा 144 के निफाज का हवाला दिया। पुलिस कार्रवाई के बाद राहुल और प्रियंका दिल्ली लौट गए। आपको बता दें, शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मेरठ में एहतजाज हुआ था, मगर एहतजाज ने तशद्दुद का रुख अख्तियार किया और इस दौरान 6 अफराद हलाक हो गए। नहीं जाना है, नवीन चुप होने दे बात। ओके, ठीक है। हमने पुलिस वालों से हाथ बाहर कर लीजिए। आपके पास कोई ऑर्डर? हम सुन नहीं पाएंगे, आप बोलेंगे तो। आपके पास कोई ऑर्डर है? हाथ बाहर। उन्होंने हमें कोई ऑर्डर नहीं दिखाया, मगर उन्होंने कहा कि आप प्लीज हाथ। ओके सर। वहीं राहुल और प्रियंका का मुतासरीन के घर पर सुबह से इंतजार कर रहे मकामी कांग्रेस लीडरान और कारकुनान ने पुलिस के इस रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार किया। सहारनपुर से मेरठ पहुंचे कांग्रेस लीडर इमरान मसूद ने पुलिस की इस कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए जल्द ही राहुल और प्रियंका के दोबारा मेरठ आकर मुतासरीन के अहले खाना से मुलाकात की बात कही। जबरदस्ती बॉर्डर के ऊपर उनको रोका गया प्रतापपुर में, और वहां से उनको वापस किया गया और ये कहा गया कि हम 2 दिन के बाद आपको परमिशन दे देंगे। मैं सब लोगों से, 1 मिनट भैया आप प्लीज, मैं सब लोगों से आदरणीय राहुल जी और प्रियंका जी का संदेश एक देना चाहता हूं कि ये लड़ाई हमारी लंबी चलेगी। सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, शांति व्यवस्था बनाए रखें। हम लोग दोबारा आएंगे और सारी चीज की रिपोर्ट, अभी हम एक चीज की रिपोर्ट राहुल जी को और हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी को देने का काम करेंगे। मैंने प्रियंका जी की बात टेलीफोन से करा भी दी है और उन्होंने कहा है कि दोबारा हम लोग फिर परसों तरसों को प्रयास करेंगे कि दोबारा आपके बीच में आ जाएं। 20 दिसंबर को बाद नमाज जुमा मेरठ में हुए हंगामे और तशद्दुद के वाकयात पेश आए थे और इस तशद्दुद में 6 अफराद हलाक हो गए थे। मेरठ शहर के लसाड़ी रोड, भूमिया का पुल और रशीद नगर के रहने वाले इन महलूकीन के अहल खाना से मिलकर कांग्रेस लीडर इमरान मसूद ने मामले की जुडिशल इंक्वायरी कराए जाने का मुतालबा किया है और हलाक होने वाले गरीब अफराद के अहल खाना की इमदाद का मुतालबा किया है। वहीं महलूकीन के अहल खाना ने भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए मामले की मुकम्मल जाँच और पसमानदगान की मदद का मुतालबा किया है। कौन आपके अजीज थे जो इस फसाद में जो है जिनकी जान गई? वो मेरे बहनोई थे जिनके साथ ही हादसा हुआ। मोहम्मद आसिफ, ये गली के घंटे वाली गली के अंदर हुआ है। तो वो कहाँ से आ रहे थे और किस वजह से, कैसे वो उनके साथ वो काम पर से आ रहे थे और उन्होंने देखी भगदड़ मच रही है तो वो गली के अंदर को भग के जा रहे थे, तो पीछे से उनके गोली लगी और आगे से निकल गई। तो आपको क्या उम्मीद है कि किस तरह से उनकी मदद की जाए पीड़ित परिवारों की, ताकि उनके जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं
इनको आसरा मिलता है। वही इंसाफ चाहिए उनके लिए, और देखते हैं अब कौन करता है। पुलिस प्रशासन ने क्या कहा है? पुलिस प्रशासन ने हमसे कुछ नहीं कहा, प्रशासन कोई नहीं आ रहा। कोई नहीं आया हमारे पास। मैं पैर से विकलांग हूँ, मेरा पूरा खर्चा मेरा भाई उठाया करता था अलीम, जिनके साथ ये हादसा हुआ है सब। और तहसील कोतवाली पर वे रोटी बनाया करते थे, वहाँ से पुलिस वालों ने कुछ लोगों ने वहाँ की दुकान बंद करवाई और हापुड़ अड्डे की तरफ से आ रहे थे। सिटी हॉस्पिटल पर उनके सिर में गोली लगी है बिल्कुल, और भेजा बाहर था सर। मेरे माँ बाप और मेरे तीनों बच्चे, मेरी बीवी और सर उनकी वाइफ है, मेरे भाई की वाइफ है, सारा खर्चा टोटल वो चलाया करता था। मैं तो विकलांग हूँ, मेरी तो जीरो इनकी मई है। मोर्ची पर में डेड बॉडी नहीं दे रहे थे हमारे भाई की, हमारे भाई की डेड बॉडी नहीं थी, उन्होंने मना कर रहे थे। रफीक साहब आए, जहर विधायक, उन्होंने डेड बॉडी दिलाई। जिन गरीब बच्चों की मौत हुई है, जो गरीब बच्चे घर में अकेले अकेले कमाने वाले थे और जिन्होंने मारा है, उनको कम से कम ईश्वर तो न्याय देगा। जांच इसमें होनी चाहिए। निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बुलंदशहर में शहरियत कानून के खिलाफ 20 दिसंबर को हुए तशद्दुद और आगजनी के बाद 24 दिसंबर को इंटरनेट खदमात बहाल की गई। इस दौरान डीएम रविंद्र कुमार ने भी सभी इंटरनेट सारिफीन से इश्तियाल अंगेज पोस्ट शेयर न करने की अपील की है। इसके अलावा मेरठ रेंज के आईजी और कमिश्नर ने भी बुलंदशहर पहुंचकर पंचायत घर में मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं, ग्राम प्रधान और मुस्लिम दानिशवरों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में कमिश्नर ने लोगों से बर्दाश्त से काम लेने और किसी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। इस मौके पर शहरियत कानून के हवाले से लोगों को सही जानकारी देने के लिए सवाल जवाब के पर्चे भी दिए। देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम की भावना और अपनी एकता अखंडता के लिए बहुत गहरे से विचार करना है, अफवाहों पर कोई ध्यान नहीं देना है। इस लिहाज से हम ये चाहते हैं जो कानून हमारा देश में बनाया जा रहा है वो अभी जो पंपलेट मिले हैं हमको, उनके जरिए अगर किसी शख्स को भ्रांति हुई है तो वो बिल्कुल दूर हो गई है। और मैं ये समझता हूं कि जो राष्ट्र के हित में, राष्ट्र की समृद्धि के लिए कदम उठाया जाता है और वो हमारी समझ में आता है, उसमें हमें तन मन धन से योगदान करना चाहिए। और खुशी की बात यह है 1952 से लेकर आज तक कभी बुलंदशहर में फिरका परस्ती के नाम पर कोई दंगा फसाद नहीं हुआ और आइंदा भी नहीं होगा। एक समाज के लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया, उसमें से कुछ लोगों ने सख्ती बरती, किसी ने सख्ती के आधार पर लोग उतावले हो गए, ये सबको मालूम है। लेकिन इसका कोई भी कहीं कोई सबूत नहीं है कि पूरे ज़िले में और ख़ास तौर से बुलंदशहर सिटी में कभी फिरका वाराना दंगा ना पहले हुआ और ना आज हुआ ना होगा। बुलंदशहर के हमारे नुमाइंदे अली शरर ने मुसलमानों के साथ मीटिंग के हवाले से मेरठ रेंज के आईजी आलोक सिंह से बातचीत की। बुलंदशहर में जुमे की नमाज के बाद माहौल ख़राब हो गया था, जिसके बाद आगजनी तोड़ा फोड़ी हुई थी। अब पूरे ज़िले में शांति है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ बुलंदशहर मेरठ मंडल के आईजी आलोक सिंह साहब हैं, जो बुलंदशहर पहुंचे हैं और उन्होंने बुलंदशहर के जो सभ्य लोग हैं उनसे मीटिंग की है और एनआरसी या सीए के बारे में जानकारी दी है। तो किस तरह की जानकारी है जो कंप्लेंट के जरिए दी गई है, हम बात करते हैं उनसे। तो आपके जरिए आपकी मीटिंग भी की गई थी, बताया गया था, लोगों को जागरूक किया गया था। ये किस तरह की मीटिंग थी और क्या इसमें जागरूक के लिए बातें कही गई थी? देखिए, इसको एक्ट को लेकर, सीए को लेकर तमाम भ्रांतियां लोगों के दिमाग में थी। कुछ अज्ञानता के कारण थी और कुछ जानबूझ के कुछ लोगों ने फैलाई। उस पर जो हमारी गवर्नमेंट ने जो प्रयास किए हुए हैं वो एक बहुत ही सरल भाषा में उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आज यहाँ सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसमें शहर के सभी संभ्रांत लोग थे, मानंद लोग थे, प्रोफेसर्स थे, टीचर्स थे, लॉयर्स थे, जो कानून को समझने वाले लोग थे। और इसके साथ साथ उनको ये भी बताया गया कि आपकी जो प्रोटेस्ट थी, जिस तरह की बात आपने कही है, वो बात सही जगह तक पहुंच चुकी है, लोगों ने सुन लिया है और उस पर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो जिस तरह का उसमें जवाब होता है वो प्रोसेस में जवाब दिया भी गया है। सर, मीटिंग के दौरान कुछ लोगों ने, जो शहर के मौजूद लोग थे, उन्होंने बात कही कि जो निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई न की जाए, पुलिस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। तो सब किस तरह का ये पूरा चार्ट प्लान बनाया गया? देखिए, उसके लिए बड़े क्लियर निर्देश हैं। ये डीजी सर ने भी इसके बारे में कल एक सर्कुलर जारी किया है और हम लोगों ने भी इस बात को रिटरेट किया है सभी जगह कि सारे ही इन्वेस्टिगेशंस, जितने भी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो बिल्कुल एविडेंस एक्ट के हिसाब से जब तक कि बिल्कुल क्लियर एविडेंस नहीं होगी, तो वो सीसीटीवी फुटेज हो सकती है, मौके पे की गई वीडियोग्राफी हो सकती है, आप लोगों के माध्यम से प्राप्त किए गए तमाम फुटेज हो सकते हैं,
उसका अध्ययन करके और उसको की एनालिसिस करके तभी कोई कार्रवाई की जाए। निरपराध किसी को भी, निर्दोष किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाए। सर, ये जो आपने पर्चे पॉम्पलेट छपाए गए हैं, जैसे बुलंदशहर में भी जो धार्मिक गुरु हैं उनको दिए गए हैं, ये पूरे मंडल में किया गया है? जी हाँ, ये प्रयास सभी जगह किया जा रहा है। अभी इसके तुरंत बाद ही हम लोग हापुड़ जा रहे हैं, वहाँ भी करेंगे, मेरठ में भी, सभी जगह किया जा रहा है। तो ये थे आईजी आलोक सिंह साहब, इनका साफ तौर पे कहना है कि पम्पलेट छपाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, एनआरसी सीएए के बारे में जानकारी दी जा रही है। जानकारी न मिलने के ही कारण जो शुक्रवार में बवाल हुआ था उसका मुख्य कारण माना जा रहा है। कैमरामैन निशान के साथ अली शरफ, न्यूज़ 18 बुलंदशहर। कानपुर के यतीम खाना चौराहे पर हुए तशद्दुद मामले में 31 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एमआईएम यूथ जिला सदर समेत 31 नामजद के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 1200 नामालूम अफराद के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। इन अफराद पर एहतजाज की आड़ में सरकारी कामकाज में रखना डालने का इल्ज़ाम है। इन पर पुरअमन माहौल में रखना डालने का भी इल्ज़ाम लगाया गया है। कानपुर के कर्नलगंज थाने में इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। कानपुर में यतीमखाना चौराहे पर शहरियत कानून के हवाले से एहतजाज और तशद्दुद के बाद पुलिस ने तशद्दुद बर्पा करने वाले अफराद का पोस्टर जारी किया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टर में मौजूद अफराद की पहचान करके उनके बारे में खबर देने वालों को मुनासिब इनाम दिया जाएगा। ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो कि हिंसा कर रहे हैं, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए पूरे शहर में पोस्टर लगाए जा रहे हैं। वीडियो फुटेज को आप लोगों को दिया गया है, आप लोगों से अनुरोध मीडिया के माध्यम से दिखाइए, ताकि लोग और जो लोग उनके बारे में बताएंगे उनको उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा पुलिस द्वारा। काफ़ी कुछ चिन्हीकरण कर लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 12 घंटे या 24 घंटे में बाकी सभी चिन्हीकरण कंप्लीट हो जाएगा। मारूफ आलिम दीन और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर मौलाना कल्बे सादिक गुज़श्ता 2 साल से सख्त अलील हैं, लेकिन अलालत के बावजूद भी अपनी सेहत से ज़्यादा मुल्क की सेहत और माहौल की फिक्र है। एनआरसी और सीएए को लेकर मौलाना कल्बे सादिक ने हुकूमत की पॉलिसियों की मजम्मत करते हुए पुलिस की बर्बरियत पर भी सवालिया निशान लगाया। मौलाना कहते हैं कि पढ़े लिखे और आईन और दस्तूर में यकीन रखने वाले हिंदू मुल्क और मुसलमान दोनों के हमदर्द हैं, लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो मस्जिदों की तामीर से ज़्यादा अपनी तालीम पर जोर दें। तालीमी बेदारी मुल्क और मुसलमान दोनों के लिए बेहतर है। साइकोलॉजी होती है वो दूसरी होती है, मेजॉरिटी की साइकोलॉजी दूसरी होती है। पहली बात मैं बता दूं कि हिंदुओं के मुताल्लिक़ भी मुसलमानों को थोड़ा मिसकंसेप्ट है। अब अच्छे बुरे तो हर जगह भी होते हैं, मुसलमानों में बुरे भी हैं, अच्छे भी हैं, हिंदुओं में बुरे भी अच्छे भी हैं, लेकिन पढ़े लिखे हिंदू जहाँ तक मेरा ख्याल है काफ़ी नर्म मिजाज हैं और मैंने दिलों में मुसलमानों के लिए बहुत नर्म गोशा देखा है, वो भी इन हालात से परेशान हैं। तो इसलिए मैं गुजारिश करूँगा मुसलमानों से कि आप अपनी जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर नए सिरे से गौर करें। मेरी टॉप प्रायोरिटी है वो एजुकेशन, हाईएस्ट पॉसिबल एजुकेशन। दूसरी बात यह है कि मुसलमान कोई भी कौम जो है, देखिए कुरान मजीद में है कि जब किसी कौम पर हम अज़ाब नाज़िल करते हैं तो उसको गुर्बत का शिकार बना देते हैं। तो गरीबी के चक्कर से निकलें। गरीबी जो है वो सारी बुराइयों की जड़ है। सबको भूलना है। सबको भूलने के बाद आपकी देश के लिए सबसे बड़ी खिदमत यह है कि आप एक कम्युनिटी से जो देश का एक हिस्सा है गरीबी और जहालत को मिटा दीजिए, बस इसके अलावा कोई चारा नहीं। सुबह के औकात में सड़कों पर ट्रैफिक भी कम देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में दर्जा हरारत में काफ़ी गिरावट देखी गई है। जगह जगह सड़कों के किनारे लोग अलाव जलाकर बैठे देखे जा सकते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे मौसम में बच्चों के लिए काफ़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ज़रूरी हो तभी बच्चों को घरों से बाहर निकलने दें। पड़ रही है कि दुख से ज़्यादा ठंड पड़ रही है। जरकिन और स्कूटर सभी मोटरसाइकिल बजीरगंज ठाड़ी करके तब जहाँ अपने आए हैं, इतनी ठंड लग रही है कि रोडवेज से आए हैं। जहाँ अपने बहुत रोडवेज से आए, इतनी ठंड लग रही। तारीख को आए थे, काफ़ी ठंड ज़्यादा पड़ रही है। रुक रुक के उनसे हम अपने गांव से चले थे तो ठंड के मारे हमने 2-3 ठीक मोटरसाइकिल रोक के ठंड के मारे मोटरसाइकिल से तापे थे। तापने के बाद फिर भी बजीरगंज मोटरसाइकिल ठाड़ी करके तब तारीख को रोडवेज से आए हैं। जो सर्दी का डायरिया बोलते हैं, सिर्फ विंटर डायरिया, ये थोड़ा ज़्यादा परेशान करता है। बच्चों को बहुत ज़्यादा पानी वाले दस्त होने लगते हैं और उसको आराम आने में भी 5 से 7 दिन लग जाते हैं।
एहतियात के तौर पर बच्चों को जब ज़रूरी हो तभी बाहर निकलना चाहिए। सुबह और शाम को बिल्कुल बाहर निकलने से बचना चाहिए। पूरे कपड़े, टोपी है, मोजे हैं, अंदर इनर है, दस्ताने हैं, इन सब को पहन के निकलें। अगर कान और मुंह बचा सकते हैं तो बेहतर है, मास्क भी लगा सकते हैं। गर्दन पे आप मफलर डाल के निकलिए। धूप हो तो धूप में बैठने की थोड़ी कोशिश करें जहां हवा ज़्यादा ना लगे। छोटे बच्चे हैं उनको गोदी में लेके बंद कमरे की शीशे वाली खिड़की की तरफ बैठना चाहिए, जिससे धूप खिड़की की तरफ से आए लेकिन हवा ना लगे। तो वो छोटे बच्चे, खासकर जन्म से 3 महीने तक के बच्चों को बहुत फ़ायदेमंद होती है। पूरा शिमाली हिंद इस वक्त शदीद सर्दी की जद में है। इलाहाबाद में दर्जा हरारत नीचे गिरकर 7 डिग्री पर पहुंच गया है। शदीद सर्दी की वजह से मामूल की जिंदगी मुअत्तल होकर रह गई है। कोहरे और सर्दी के सबब ज़्यादा असर ट्रेनों की आमदरफ्त पर पड़ा है। आम दिनों में मुसाफिरों से भरे रहने वाले इलाहाबाद रेलवे जंक्शन पर इस वक्त सन्नाटा छाया है। कोहरे की वजह से दिल्ली हावड़ा रोड पर चलने वाली बेशतर ट्रेनें 6 घंटे से लेकर 8 घंटे तक ताख़ीर से चल रही हैं। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का कहना है कि मुसाफिरों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की कोशिश की जा रही है। कोहरे की चपेट में है संपूर्ण उत्तर भारत, और जो हमारे सिग्नल की विजिबिलिटी 700 से 1000 मीटर के आसपास होनी चाहिए, वो विजिबिलिटी आपकी घट के तकरीबन 5 से 8 मीटर आ चुकी है। उससे प्रावधान हम लोगों ने लोगों में फॉग सेफ डिवाइस लगा रखा है, बट इतने घने कोहरे के कारण जो गाड़ियां हैं वो रुक रुक के चल रही हैं, बहुत ही कम गति पे चल रही हैं। और दिन में जब कोहरा छट रहा है तो उस समय जो दिन का ट्रैफिक है उस ट्रैफिक के साथ मर्ज हो जाने के साथ दिन में भी कंजेशन है। तो इन सब सारी चीज़ों को लेके जो गाड़ियां हमारी हैं थोड़ी लेट चल रही हैं, बट ये ज़रूर हमने मेंटेन कर रखा है कि जो भी हमारी ओरिजिनेटिंग ट्रेन्स हैं और जो प्रीमियम ट्रेन्स हैं वो सभी दो घंटे से ज़्यादा लेट ना हो, उस पर ध्यान दिया जा रहा है और लगभग उतना ही मेंटेन करते हुए हम निकाल पा रहे हैं। मजहबी हम आहंगी और गंगा जमनी रिवायत के शहर इलाहाबाद में यूँ तो त्यौहार अपनी मुनफरिद शान के साथ मनाया जाता है, लेकिन क्रिसमस के मौके पर यहाँ के गिरजाघरों की रौनक देखते ही बनती है। इलाहाबाद में वाक़ 1200 से ज़ायद गिरजाघरों में क्रिसमस के मौके पर ख़ास रौनक होती है। क्रिसमस की तकरीबात में मसीह बिरादरी के अलावा दूसरे फ़िरक़े के अफराद भी बड़ी अक़ीदत के साथ शिरकत करते हैं। पेश रिपोर्ट। इलाहाबाद में कई तारीखी गिरजाघर मौजूद हैं, लेकिन इनमें सेंट जोसेफ और ऑल सेंट कैथेड्रल की खास अहमियत है। ऑल सेंट कैथेड्रल अपनी क़दामत और तर्ज तामीर की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर है। क्रिसमस के मौके पर इन गिरजाघरों की एक अलग शान नजर आती है। 25 दिसंबर की निस्फ शब में होने वाली दुआया तकरीबात के लिए इन गिरजाघरों को खास तौर से सजाया गया है। क्रिसमस में तैयारी पूरी हो चुकी है, डेकोरेशन हो गया है, चर्च के अंदर भी, चर्च के बाहर भी। और 25 तारीख को सुबह 9:30 बजे यहाँ आराधना आरंभ होगी। क्रिसमस के मौके पर लगने वाले क्रिसमस बाजार भी सजकर पूरी तरह तैयार हो गए हैं। इस बाजार में क्रिसमस ट्री के अलावा तरह तरह के तोहफे और सजावट की चीजें मौजूद हैं। बिशप गब्रिएल का कहना है कि क्रिसमस त्यौहार ईसा मसीह की अखुवत और आलमी अमन के पैगाम को पहुंचाने का भी एक अहम जरिया है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से स्वर्गदूतों ने आकर यहाँ पर संदेश दिया कि एक बालक का जन्म हुआ है और वो जो है मनुष्य को सही मार्ग दिखाएगा ताकि शांति के राह पर आगे बढ़ें, परमेश्वर से प्रेम करें और आपसी प्रेम में आगे बढ़ते चले जाएं। इलाहाबाद के गिरजाघर क्रिसमस की खुसूसी तकरीबात के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 25 दिसंबर की निस्फ शब से दुआया तकरीबात का आगाज होगा जो सुबह तक जारी रहेगा। इस मौके पर पूरी आलम इंसानियत की भलाई और अमन के लिए इज्तिमाई दुआएं मांगी जाएंगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। और अब रुख करेंगे बिहार की खबरों का, नजर हेडलाइंस पर। मुजफ्फरपुर में दिन दिहाड़े 24 लाख की लूट, बदमाशों ने कैश वैन से लूटे रुपए, हिरासत में 4 मुलाजिम। हाजीपुर में सड़क हादसे के बाद तशद्दुद, मुश्तइल लोगों ने 3 बसों में लगाई आग, काफी देर तक होता रहा हंगामा।
भट्टा में साबिक मुखिया के घर पर फायरिंग, बाल बाल बची जेडीयू लीडर पिंकी सिंह, सीसीटीवी में कैद हुई बदमाशों की करतूत। झारखंड में बीजेपी की हार का बिहार में साइड इफेक्ट, महागठबंधन के लीडरों में खुशी की लहर। बीजेपी ने कहा नहीं मिलेगा झारखंड की जीत का फायदा। हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को मोरहाबादी में मैदान में हलफ लेंगे। जी हां, आज हलीफ जमातों के लीडरों के साथ हेमंत सोरेन ने गवर्नर से मिलकर हुकूमत साजी का दावा भी पेश किया। रांची में जेएमएम के दफ्तर और पार्टी सरबराह शिबू सोरेन के घर पर खासा गहमा गहमी देखी जा रही है। चुनावी नतीजों के ऐलान के बाद आज दिन भर इत्तेहाद में शामिल जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने पहले अलग अलग मीटिंगें की। इसके बाद देर शाम शिबू सोरेन के घर पर तीनों पार्टियों के लीडरों की मुश्तरका मीटिंग हुई। इसमें शिबू और हेमंत सोरेन के अलावा जेएमएम के तमाम नवंतखब एमएलएज, कांग्रेस और आरजेडी के एमएलएज भी शामिल हुए। बड़े लीडरों में कांग्रेस के आरपीएन सिंह, छत्तीसगढ़ से आए कांग्रेस लीडर टीएस सिंह देव और आरजेडी के तेजस्वी यादव भी शामिल थे। शहरी तरमीमी कानून और एनआरसी की मुखालफत का सिलसिला लगातार जारी है। पटना में आज कांग्रेस कारकुनों ने शहरियत कानून के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला। बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने एनआरसी और शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुजाहरा करते हुए नारेबाजी भी की। नौजवानों ने इस कानून को काला कानून बताते हुए इसे आइन मुखालिफ और मुल्क में इंतशार पैदा करने वाला कानून बताया। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाता, इस तरह के मुजाहरे होते रहेंगे। ज़बानें किसी कौम और मजहब की मोहताज नहीं होती। ज़बान जो भी पढ़ता है वो उसकी हो जाती है, लेकिन बिहार हुकूमत शायद ऐसा नहीं मानती है। सूबे के तालीमी इदारों पर हुकूमत कम से कम बात तो करती है, लेकिन अरबी व फारसी के इदारों पर बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा जाता। यही वजह है कि जहाँ जहाँ अरबी व फारसी की तालीम होती है, वो शोबा या वो इदारा पूरी तरह से बदहाल होता जा रहा है। पेश है महफूज आलम की ये रिपोर्ट। ऐसा लगता है कि बिहार में अब अरबी फारसी के बारे में लोग किस्से सुनाया करेंगे। ये कहा करेंगे कि कभी बिहार में भी अरबी और फारसी की पढ़ाई हुआ करती थी, स्कूलों में भी और कॉलेजों में भी। इन जबानों पर भी रिसर्च किया जाता था, बहालियां की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे सब बंद हो गया। ऐसा वक्त आए, इससे पहले अपोजिशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहती है। आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अरबी फारसी मामले पर बड़ा सवाल उठाया है। सिद्दीकी के मुताबिक हुकूमत इन जबानों के पढ़ने वालों के पेट पर लात मार रही है। जो लोग अरबी में पढ़ते थे, फारसी पढ़ते थे, उर्दू पढ़ते थे, इन लोगों को जो है बहुत सारे टीचर्स में जो है बहालियाँ होती थी, तो एक तरह से उनके पेट पे भी लात मार रहे हैं। एक तो आप जो है बच्चों को एक उस लैंग्वेज के लिए जो है इलिटरेट कर रहे हैं जानबूझ करके, जो पढ़ना भी चाहते हैं तो पढ़ने देना नहीं चाह रहे हैं। मतलब कि टीचर की बहाली नहीं करते हैं, ना उस सब्जेक्ट का टीचर है कहीं। उधर कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। कांग्रेस के एमएलए शकील अहमद खान के मुताबिक नीतीश कुमार मुसलमानों के प्रोग्रामों में बातें तो काफी अच्छी करते हैं, लेकिन काम के मामले में गैर संजीदा है। अरबी फारसी को नजरअंदाज करने पर नीतीश कुमार को कांग्रेस पार्टी सख्त तनकीद का निशाना बना रही है। जो इंस्टीट्यूशन कायम हुए वो इंस्टीट्यूशन एक खाली डब्बे की तरह हैं कि जहाँ ना पढ़ाने वाला मौलिम है, न टीचर है, न प्रोफेसर है, और न वो इंतज़ामात हैं जो पढ़ने और पढ़ाने के सिलसिले को, तदरीसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हों। तो ये नीतीश कुमार को मैं बड़े दिनों से एक तरह से स्टडी कर रहा हूँ कि आखिर ये साहब चाहते क्या हैं।
तो ये तो यही हो गया कि आप ऐलानात पे ऐलानात कर रहे हैं, इश्तहारात भी दे रहे हैं कभी कभार। जब उर्दू बिरादरी की महफिल मिलती है तो अच्छी बातें भी करते हैं, लेकिन होता वही है कि कुछ भी अमल दरामद नहीं होता है। दरअसल बिहार के सभी स्कूलों में अरबी फारसी के एक असातिज़ा हुआ करते थे, जो कि अब नहीं है, न ही इनकी बहाली हो रही है। यूनिवर्सिटीज में अरबी फारसी का शोबा असातिज़ा की कमी का शिकार नजर आ रहा है। कहीं एक टीचर है तो कहीं सिर्फ 2। इदारा तहक़ीक़ात अरबी और फारसी में सिर्फ एक डायरेक्टर है। पहले से ही इदारा तहक़ीक़ात के क्लासरूम बंद होने की कगार पर है। जिस दिन डायरेक्टर रिटायर हो जाएंगे उस दिन मुस्तकिल तौर से ये इदारा भी बंद हो जाएगा। अरबी फारसी के नाम पर पटना में मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी कायम जरूर है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी को भी यूनिवर्सिटी जैसी सहूलियात हासिल नहीं है। जेडीयू के लीडरों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। हम लोगों के जो भी अभिभावक, हम लोगों के गार्जियन ने भी अरबी और पर्शियन पे तवज्जो देना बंद कर दिया और हमारे स्कूल में भी पर्शियन की तालीम बहुत कम होती रही। हम लोगों के ज़माने में पर्शियन एक सब्जेक्ट हुआ करता था और उसमें हमारे उस्ताद हुआ करते थे जो पर्शियन और अरबी पढ़ाया करते थे। आज टीचर भी नहीं है, आज टीचर भी नहीं है, अरे पर्शियन के टीचर भी नहीं है। ये जो है से अलमिया है। इसके लिए हम चाहेंगे कि हम लोग मुतालबा करें सरकार से कि हर स्कूल में एक पर्शियन टीचर होना लाजमी है। जाहिर है जेडीयू के पास इसका कोई जवाब नहीं है। नीतीश कुमार जब किसी तालीमी प्रोग्राम में शरीक होकर खुश होते हैं तो नालंदा और विक्रमशिला की शानदार तालीमी रिवायत की खूब चर्चा करते हैं, लेकिन अरबी और फारसी की शानदार माजी पर कभी बात नहीं होती, जबकि इन जबानों की वजह से बिहार का नाम रोशन होता रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने कैश वैन से 24 लाख रुपए लूट लिए। बाइक सवार 2 बदमाश वहां पहुंचे और रुपए से भरा थैला लेकर फरार हो गए। जिस वक्त ये वारदात अंजाम दी गई उस वक्त एटीएम में रुपए लोड किए जा रहे थे। मुलाजिमीन के मुताबिक रुपए छीनने के बाद बदमाशों ने बाहर से शटर बंद कर दिया और फरार हो गए। एक्सिस बैंक में जब लोड किया जा रहा था सीएमएस कंपनी का, सीएमएस एजेंसी का के 2 कर्मी शटर गिरा के उसमें पैसा लोड कर रहे थे। बाहर में कंपनी का गनमैन था और एक ड्राइवर था। इसी बीच 2 अज्ञात अपराध कर्मी आए और बाहर खड़े गनमैन का बंदूक छीना, शटर उठाया और अंदर से 24 लाख रुपया का वो झोला लेके उसी अपाची से इंदिरा कॉलोनी की तरफ भाग जाए बताए जाते हैं। 2 की संख्या में अपराधी बताए गए हैं और डिटेन भी किया गया है। उन्हीं सीएमएस के कर्मियों को डिटेन किया गया है पूछताछ के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।